आज हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। पहले कल एंटरप्रेन्योरशिप का क्लास नहीं हो सका था, इसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में टॉपिक होगा रिसोर्स। रिसोर्स में 3-4 क्वेश्चन हैं, इसमें से हम 2 ही क्वेश्चन आज टच करेंगे। रिसोर्स है क्या और कितने प्रकार का होता है। संसाधन माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी काम को पूर्ण करते हैं, कंप्लीट करते हैं। संसाधन एक जरिया है, माध्यम है जिसके द्वारा, जिसका प्रयोग करके हम किसी काम को कंप्लीट करते हैं। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपका काम पढ़ाई हुआ, शिक्षा प्राप्त करना। अब शिक्षा के संसाधन में क्या क्या होंगे? कॉपी, कलम, किताब, स्कूल, कॉलेज, शिक्षक, ये सारे संसाधन हो गए। इनके बगैर आप शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। एक व्यवसायी, जिसे कोई छोटा सा दुकान, कपड़े का ही दुकान चलाना है, तो उसके संसाधन क्या होंगे? कपड़ा, मकान जहाँ वो दुकान चलाएगा, फर्नीचर, पैसा, पूंजी इत्यादि। तो संसाधन वह जरिया है या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी काम को पूर्ण करते हैं। इसके बगैर किसी काम को कंप्लीट करने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ आते हैं संसाधन में? संसाधन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैपिटल, रॉ मटेरियल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें संसाधन में आते हैं। अब आते हैं, देखिए संसाधन को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिसोर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब आते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें प्राप्त कहाँ से किया जाता है, प्राप्त करने का स्रोत क्या होता है। तो संसाधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। इस चारों के बारे में हम एक एक करके पूरे विस्तार से समझेंगे। भौतिक संसाधन, भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी, औजार, रॉ मटेरियल, ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। तो इनको मुख्य रूप से 4 पार्ट में हमने बांटा। इससे पहला लैंड एंड बिल्डिंग, इसके बारे में क्या क्या चीज़ आपको हमें देखना पड़ेगा। एक बात मैं क्लियर कर दूं इनको समझने से पहले कि हर तरह के व्यवसाय के लिए अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता है। अब व्यवसायी को अपने व्यवसाय की प्रकृति और साइज के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में आप क्या क्या चीज़ देखेंगे? सबसे पहले लोकेशन देखेंगे हम लोग कि हमारा ज़मीन और मकान कहाँ होना चाहिए। लोकेशन में कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ हमारे कस्टमर्स आसानी से पहुंच सकें, जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की, बिजली की, पानी की, बैंकिंग की, बाजार की। तो लोकेशन ऐसे जगह पर होना चाहिए। दूसरा कि हमें अपने व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कितना ज़मीन और मकान चाहिए, उसका साइज का आकार क्या, कितना बड़ा होगा। तीसरा कि ये कहाँ से हम प्राप्त करेंगे, क्या इन्हें नगद खरीदना होगा या सरकार
लीज पर उपलब्ध कराएगी या निजी आदमी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भाड़े पर उपलब्ध कराएंगी। इनकी कुल लागत कितनी आएगी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। जहां हमारा साइट होगा, लोकेशन होगा, उसकी कनेक्टिविटी है कि नहीं, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वहाँ है कि नहीं, वहाँ आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सब चीज़ लैंड एंड बिल्डिंग में देखना पड़ता है। प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, हमें अपना कारोबार करने के लिए कितना प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट चाहिए, कहाँ से मिलेगा, उसे प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, उसे स्थापित करने में कितना समय लगेगा, उसकी कुल लागत कितनी आएगी। हो गया। उसे चलाने के लिए किस तरह के कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या वे कर्मचारी उपलब्ध हैं या उन्हें बाहर से मंगाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। यानी किस तरह के स्किल्ड एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी जो तकनीक के जानकार हों, मशीन को चलाने के जानकार हों। कभी कभी जो कंपनी मशीन बेचती है, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, वही कर्मचारी उपलब्ध करा देती है या वो अपने स्टाफ को देती है जो व्यवसायी के यहाँ कुछ दिन रह के इनके स्टाफ को सिखाता है, ट्रेन करता है, ट्रेन करके वो जाता है। तो क्या उस तरह के स्किल्ड स्टाफ हमारे पास मौजूद हैं या बाहर से हमें मंगाना पड़ेगा उन्हें। अगर मशीन बिगड़ जाता है, उसमें मरम्मत करना होगा तो वो कैसे होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में। तीसरा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज, यानी हमें अपना कारोबार चलाने के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मार्केटिंग, इन सब सुविधाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी। चौथा टॉपिक होगा फिजिकल रिसोर्स में रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कच्चा माल हमें कहाँ से उपलब्ध होगा, किन किन शर्तों पर उपलब्ध होगा, इसको सप्लाई करने वाले कौन कौन से सप्लायर हैं, कितने समय अंतराल में वे हमें उपलब्ध करा देंगे, क्या हम जब चाहें, जितनी मात्रा में चाहें उस समय उपलब्ध हो सकता है या सीजनल उपलब्ध है। सीजनल उपलब्ध है तो हमें इसका बड़े पैमाने पर शुरू में ही, उसके सीजन में ही स्टॉक करना पड़ेगा, उसके सीजन में ही हमें उसका स्टॉक करना पड़ेगा। इसका कुल लागत कितना आएगा, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। तो चारों पॉइंट्स में आप देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज और रॉ मटेरियल, चारों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कॉस्टिंग, यानी इन पर कुल कितना लागत आएगा, कुल कितना खर्चा आएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है जो हम अपने व्यवसाय की प्रकृति और साइज, आकार के अनुसार खर्च करने को तैयार होते हैं। दूसरा रिसोर्स है टेक्निकल रिसोर्स, तकनीकी संसाधन। आज के समय में कोई भी बड़ा कारोबार, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग कारोबार, बिना तकनीक का चल ही नहीं सकता है, बिना टेक्नोलॉजी के संभव ही नहीं है। या अगर हम परंपरागत तरीके से अपनाएं, चलाएं तो हम पिछड़ जाएंगे, हमारे प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा। इसलिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फॉलो करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी किन किन चीज़ों का होगा, प्रोडक्शन से संबंधित टेक्नोलॉजी होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस से संबंधित टेक्नोलॉजी होगा, यानी उत्पादन प्रक्रिया का तकनीक, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना और प्रसारण का तकनीक इत्यादि। इस तरह की तकनीकों को हमें अपनाना पड़ता है। तकनीक का चुनाव करते समय
हमें 4-5 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला है तकनीक की जानकारी, नॉलेज। क्या हमें मतलब व्यवसायी को टेक्नोलॉजी की जानकारी है, या टेक्नोलॉजी की जानकारी के लिए हमें जिस कंपनी से हमने ख़रीदा, टेक्नोलॉजी लिया, उसके स्टाफ को बुलाना पड़ेगा, उसे सीखना पड़ेगा, या अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि व्यवसायी को या उसके पास जो मैन पावर है उसको पहले से इसकी जानकारी हो, तब तो कोई समस्या नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के द्वारा सिखाया जाता है तकनीक को। सुटेबिलिटी, उपयुक्तता, मतलब जिस तकनीक को हम अपनाने जा रहे हैं वो हमारे कारोबार के लिए कितना उपयुक्त है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि हम जिस तकनीक को हमारे अपने कारोबार की प्रकृति और आकार के अनुसार कौन सा तकनीक, किस तरह का तकनीक चाहिए, इसका चुनाव करना पड़ता है हमें। स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय, उस तकनीक को अपनाने के लिए हमें विशिष्ट ज्ञान वाले कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो हमारे पास पहले से भी हो सकते हैं या नई बहाली करनी पड़े, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाली, यानी उस तकनीक को चलाने वाले नॉलेज वाली। यूटिलिटी, टेक्निकल रिसोर्स में ये भी ध्यान देना पड़ता है कि जो टेक्नोलॉजी हम अपना रहे हैं वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसीलिए अपनाया जाता है कि इससे ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, बिक्री बढ़ता है, सेल्स प्रमोशन होता है, उत्पादन लागत कम से कम आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरती है। तो कितना उपयोगी है। पांचवा चीज़ है कि उस तकनीक को प्राप्त करने की लागत कितनी आएगी, उसे स्थापित करने की लागत कितनी आएगी। तीसरा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। आपको पता है, पहले भी कई बार बताया गया है कि जितने भी रिसोर्स होते हैं उन सारे रिसोर्स में एक ही रिसोर्स एक्टिव रिसोर्स कहलाता है, सक्रिय संसाधन कहलाता है, वो है मानव संसाधन, एम्प्लॉयज, मैन पावर। बाकी सारे संसाधनों की सक्रियता मानव की सक्रियता पर निर्भर है। तो मानव संसाधन की व्यवस्था करते समय हमें कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है। कुल कितने कर्मचारी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कुल कितने कर्मचारी चाहिए, उन कर्मचारियों में भी स्किल्ड कितना चाहिए, कितना अनस्किल्ड चाहिए, मतलब कि कितना कर्मचारी हमें विशिष्ट ज्ञान वाले, शिक्षा वाले चाहिए, कितना कम पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, प्लस किस कर्मचारी को कौन सा काम सौंपा जाए, उसके ज्ञान और एबिलिटी के अनुसार काम सौंपा जाता है। कर्मचारियों को काम करने का स्वस्थ माहौल, हेल्दी इन्वायरमेंट अवेलेबल करवाया जाए ताकि उनसे अधिक से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उनसे अधिक काम लिया जा सके। कर्मचारियों को कैसे मोटिवेट किया जाए, मतलब उत्साहित किया जाए, उनमें अपनी पूरी क्षमता से काम करने की इच्छा जगाया जाए। इसके लिए मोटिवेशनल प्रोसेस हैं, बहुत सारे पढ़ चुके हैं आप पहले। पांचवा टर्म है रेम्यूनरेशन, मजदूरी। कर्मचारियों को उचित मजदूरी दिया जाए, क्योंकि जब तक हमारे ट्रेंड स्टाफ, हमारे एक्सपीरियंस होल्डर स्टाफ को हम उचित मजदूरी नहीं देंगे, उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं, उनकी योग्यता के अनुसार मजदूरी नहीं देंगे, तब तक वे हमारे साथ टिक नहीं पाएंगे। तो रेम्यूनरेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रेनिंग, उन्हें प्रशिक्षित कैसे किया जाए। जब किसी कर्मचारी का प्रमोशन होता है, उसे बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो साथ ही साथ उसे ट्रेनिंग में भेजा जाता है। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यानी पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में कर्मचारियों को शामिल किया जाए। इससे कर्मचारी उत्साहित होते हैं, इससे कर्मचारियों में
अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है। उन्हें लगता है कि ये संस्था हमारी संस्था है। अगर उनसे हम पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनको भागीदार बना दें, यानी मैनेजमेंट में उन्हें हिस्सेदार बनाएं, तो उन्हें लगता है कर्मचारियों को कि हमें महत्व दिया जा रहा है, और इससे वे मोटिवेट होते हैं, उनका मनोबल ऊंचा होता है और पूरी क्षमता से काम करते हैं। तो मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, मैन पावर हो गया, और इसको चुनते समय इन तत्वों पर ध्यान हमें देना पड़ता है। चौथा संसाधन है फाइनेंशियल रिसोर्स, वित्तीय संसाधन। इन सारे संसाधनों के लिए फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, सब के लिए मैग्नेट का काम करता है फाइनेंशियल रिसोर्स। इस सारे संसाधनों को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बगैर कोई भी संसाधन, ऊपर का तीनों संसाधन, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल रिसोर्स किसी भी संस्था के लिए, इंटरप्राइज के लिए ब्लड का काम करता है, खून का काम करता है। इसके बगैर कोई भी काम संभव नहीं है। तो फाइनेंशियल रिसोर्स का अरेंजमेंट करते समय, इसकी व्यवस्था करते समय हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें अपने कारोबार के साइज और प्रकृति के अनुसार कुल कितनी पूंजी चाहिए, टोटल कैपिटल कितना चाहिए, उसमें फिक्स्ड कैपिटल कितना चाहिए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की जो पूंजी होती है, रिसोर्स को जो प्राप्त करने के लिए पैसा लगता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, इस सब को खड़ा करने में जो पैसा लगता है उसे फिक्स्ड कैपिटल कहा जाता है। और गुड्स खरीदने, बेचने, स्टाफ को पेमेंट करने, यानी कारोबार को चलाने में जो पैसा लगता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल बड़े पैमाने पर चाहिए। सामान्य बिजनेस है, मैंने जहाँ खरीद बिक्री केवल करते हैं, वहाँ वर्किंग कैपिटल छोटे पैमाने से भी काम चल जाएगा। तो कितना पूंजी? फिक्स्ड कैपिटल। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहाँ फिक्स्ड कैपिटल भी बड़े पैमाने पर चाहिए। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग में बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। लेकिन अगर खरीद बिक्री करने की संस्था है, छोटा दुकान है, तो वहाँ कम फिक्स्ड कैपिटल से काम चल जाएगा। तो कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? अभी फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में ऑनर के पास, स्वामियों के पास कितना पूंजी है, और बोरोड कैपिटल यानी कर्ज कितना लेना पड़ेगा, कितना कर्ज मिल सकता है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। किस तरह का, किस नेचर का बिजनेस है, नेचर के अनुसार ही पता चलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए या वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। बिजनेस के नेचर के अनुसार ही बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करना है तो बड़े पैमाने पर कैपिटल चाहिए, छोटे कारोबार के लिए छोटे पैमाने पर कैपिटल चाहिए। साइज ऑफ यूनिट, व्यवसाय का जो आकार है, आकार के अनुसार बड़े आकार पर बड़े पैमाने की, छोटे आकार पर छोटे पैमाने की पूंजी चाहिए। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप अपने संस्था में, अपने कंपनी में किस तरह के तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। अब श्रम प्रधान तकनीक हो गया कि यहाँ मैन पावर ज़्यादा लगता है और मशीनों का काम कम होता है, टेक्नोलॉजी का काम कम होता है। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर आपने अपनाया है तो फिर याद रखिए कि आपको कम पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनें अधिक काम करती हैं, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, टेक्नोलॉजी का सहारा ज़्यादा लिया जाता है, इससे मनुष्य की ज़रूरत, मैन पावर की ज़रूरत बहुत कम है, तो यहाँ अधिक बड़े पैमाने पर पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। क्रिएटिबिलिटी, यानी जो संसाधन हमें खरीदने हैं, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, उधार मिल सकता है ज़्यादातर मात्रा में तो कम पैसा से भी काम चल जाएगा।
अगर पूरा नगद खरीदना पड़े, हमें पेमेंट करके खरीदना, कैश पेमेंट करके खरीदना पड़े तो अधिक पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। हमें जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन सारे फिजिकल रिसोर्स का अरेंजमेंट करना है, टेक्नोलॉजी खरीदना है, इन सब चीज़ों ये सब चीज़ों को अगर नगद पेमेंट करना पड़े तो बड़े पैमाने पर पूंजी चाहिए। और अगर ये सब क्रेडिट फैसिलिटी उधार पर मिल सकती हैं, इंस्टॉलमेंट में मिल सकती हैं, तो फिर इनके लिए हमें छोटे पैमाने पर पूंजी चाहिए, कम पैसे से भी काम चल जाएगा। तो ये 4 तरह के रिसोर्स हैं मुख्य रूप से, फिजिकल रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल रिसोर्स, भौतिक संसाधन, तकनीकी संसाधन, मानवीय संसाधन, वित्तीय संसाधन। तो व्यवसाय की प्रकृति और साइज के अनुसार किस संसाधन का कहाँ प्रयोग होगा इसका डिसीजन लेना पड़ता है। अब इसमें का बाकी क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे।